हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक इतना मिस्टीरियस केस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। दुनिया में मिस्टीरियस केसेस में से एक माना जाता है और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो मैंने कोशिश की है कि डिटेल आपको अच्छे से इस वीडियो में बता सकूं। तो ध्यान से सुनिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा भी मुझे कि क्या आपको इस केस के बारे में कैसा लगा सुनकर। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। कभी कभी जिस घर को हम अपने सपनों का घर समझकर खरीदते हैं वो ही घर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बन जाता है। सोचिए, आपने सालों की मेहनत के बाद अपना ड्रीम हाउस खरीदा हो, एक खूबसूरत पुराना लेकिन शानदार घर। हर कमरा बिल्कुल वैसा ही जैसा आप बचपन से सोचते आए थे। बच्चों के लिए बड़ा सैलून, एक पीसफुल नेबरहुड और एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन मूव इन करने से पहले ही आपके मेल बॉक्स में एक ऐसा खत मिले जो सिर्फ आपका नाम ही ना जानता हो बल्कि ये भी जानता हो कि आपके बच्चे कौन से कमरे में सोने वाले हैं। और उस खत के नीचे सिर्फ दो अल्फाज लिखे हों, द वॉचर। आज की कहानी किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये अमेरिका के सबसे मशहूर अनसॉल्व मिस्ट्री केसेस में से एक है। एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और आज तक किसी को नहीं पता कि वो शख्स कौन था जो सालों तक एक ही घर को देख रहा था। ये है द वॉचर की असली कहानी। ये वाकया जून 2014 का है। अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी की एक पुरअमन और अमीर इलाके वेस्ट फील्ड में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली के हेड थे डेरेक ब्रदर्स और उनकी वाइफ मारियम ब्रदर्स। दोनों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। 3 छोटे बच्चे थे और दोनों के पास अच्छी जॉब्स थी और एक ही ख्वाहिश थी, अपना परफेक्ट फैमिली होम। कई महीनों तक घर ढूंढने के बाद उनकी नजर एक पुराने लेकिन बहुत खूबसूरत घर पर पड़ी। एड्रेस था 657 बुलेवार्ड। ये घर पहली नजर में ही उन्हें पसंद आ गया। तकरीबन 1905 में बना हुआ ये कॉलोनियल स्टाइल घर अपनी आर्किटेक्चर, बड़े दरख्तों और पीसफुल स्ट्रीट की वजह से मशहूर था। इस घर की कीमत उस वक्त तकरीबन 1.3 मिलियन यूएस डॉलर्स थी। ब्रदर्स फैमिली ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए ये घर खरीद लिया। उस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। जून 2014 की एक शाम डेरेक घर के बाहर मेल बॉक्स चेक करने गए। बिल्स और एडवर्टाइजमेंट्स की दरमियान एक वाइट एनवलप पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द न्यू ऑनर। कोई स्टैम्प था, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। डेरेक ने सोचा शायद किसी पड़ोसी ने वेलकम लेटर भेजा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एनवलप खोला उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर टाइप की हुई एक लंबी लेटर थी। उसकी शुरुआत कुछ इस तरह थी, डियरेस्ट न्यू नेबर एट 657 बुलेवार्ड। लेटर में लिखने वाला शख्स घर को इस तरह डिस्क्राइब कर रहा था जैसे वो उस घर को बहुत अच्छी तरह जानता हो। फिर उसने लिखा कि उसके वालिद ने इस घर की देखभाल की, उससे पहले उसके दादा ने भी देखभाल की और अब उसकी बारी है। जैसे ही कोई अजीब सी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है इस घर की हिस्ट्री क्या है? क्या तुम जानते हो कि इसकी दीवारों के अंदर क्या छुपा हुआ है? डेरेक को ये सब पढ़कर अजीब जरूर लगा, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। लेटर लिखने वाले ने सिर्फ घर का जिक्र नहीं किया था, उसने डेरेक के बच्चों का भी जिक्र किया था। उसने लिखा कि उसने देखा है कि नए बच्चे घर के आसपास घूम रहे हैं। फिर उसने एक लाइन लिखी जिसने डेरेक को हिला कर रख दिया, क्या वो बेसमेंट में खेलेंगे या वो ऊपर वाले बेडरूम्स में सोएंगे? सोचिए, फैमिली अभी तक ऑफिशियली शिफ्ट नहीं हुई थी, तो फिर किसी को कैसे पता कि उनके बच्चे कौन हैं और वो उन्हें देख कैसे रहा था? उनका मतलब सिर्फ एक ही था, कोई ना कोई उन पर नजर रखे हुए था। लेटर में आगे लिखा था कि ये घर कई सालों से उनकी फैमिली की निगरानी में है। उसने घर को तकरीबन एक जिंदा चीज की तरह ट्रीट किया।
जैसे घर उसकी मिल्कियत हो, जैसे वो किसी और को उस घर में देखना ही ना चाहता हो। और फिर उसने एक और परेशान कर देने वाली बात लिखी। उसने पूछा, क्या तुम घर को उस चीज से भर दोगे जिसका वो इंतजार कर रहा है? ये जुमला इतना अजीब था कि उसका मतलब आज तक कोई समझ नहीं सका, पुलिस भी नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स भी नहीं। लेटर खत्म होते ही डेरेक ने फौरन पूरे घर का चक्कर लगाया, हर खिड़की चेक की, हर दरवाजा देखा, लॉन देखा, सड़क पर नजर डाली, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल खामोश था। लेकिन उस रात एक बात उन्हें उनके जहन से नहीं निकली। अगर कोई उनके बच्चों के बारे में इतनी डिटेल्स जानता है तो वो कितनी देर से उन्हें देख रहा होगा। और सबसे बड़ा सवाल, वो इस वक्त कहाँ था? किसी खिड़की के पीछे, या उन्हें इसी वक्त देख रहा था? यही से शुरू होता है अमेरिका के सबसे अजीब और परेशान कर देने वाले मिस्ट्री केसेस में से एक, जहां हर नया दिन पहले से ज्यादा खौफनाक होने वाला था। पहला खत पढ़ने के बाद डेरेक ब्रोडस ने फौरन अपनी वाइफ मरिया को फोन किया और कहा कि वो फिलहाल बच्चों को लेकर इस घर के आसपास भी ना आए। जो घर कुछ देर पहले तक उनके सपनों का घर था, अब वही घर उन्हें खौफ का एहसास दिलाने लगा। उसी रात डेरेक ने लोकल पुलिस से राब्ता किया। एक पुलिस ऑफिसर घर पर पहुंचा, लेटर को गौर से पढ़ा और डेरेक से पूछा, क्या आपका किसी से कोई झगड़ा है? डेरेक ने कहा, नहीं। ऑफिसर ने घर के इर्द गिर्द नजर डाली और फिर एक अजीब मशवरा दिया। उसने कहा, फिलहाल किसी को मत बताइए कि आपको ये लेटर मिला है, और सबसे जरूरी बात, बच्चों को फिलहाल घर के बाहर ज्यादा ना आने दें। पुलिस को अंदाजा था कि लेटर लिखने वाला शख्स आसपास ही कहीं हो सकता है। पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों से बात करना शुरू की। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी कोई अजीब चीज महसूस नहीं की, लेकिन एक पड़ोसी ने बताया कि रात के वक्त कभी कभी एक अनजान गाड़ी स्ट्रीट के किनारे खड़ी नजर आती थी। किसी को नहीं पता था कि वो किसकी थी। ना उसका नंबर नोट किया गया, ना उसके ड्राइवर को किसी ने पहचाना था। उस वक्त ये सिर्फ एक छोटी सी बात लगी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी तरह की हर छोटी डिटेल्स को जोड़ना शुरू कर दिया। डेरेक और मारिया ने सोचा शायद ये किसी का बेकार मजाक हो, इसलिए उन्होंने रेनोवेशन का काम रुकने नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स रोज आते रहे, पेंटर्स अपना काम करते रहे, लेकिन डेरेक हर रोज एक ही डर के साथ मेल बॉक्स चेक करता। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद वो हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा खौफ था। मेल बॉक्स में फिर एक एनवेलप पड़ा था। इस बार डेरेक के हाथ कांप रहे थे। लेटर खोला गया और साबित हो गया कि ये मजाक नहीं था। लेटर में लिखा था, मैं देख रहा हूँ कि तुमने घर में काफी काम शुरू कर दिया है। ये लाइन पढ़ते ही डेरेक समझ गया कि लेटर लिखने वाला सिर्फ घर को नहीं देख रहा था, वो रोज उनकी एक्टिविटीज भी देख रहा था। उसने रेनोवेशन का भी जिक्र किया, यानी जिस दिन वर्कर्स आए उस दिन भी वो कहीं ना कहीं मौजूद था। फिर लेटर का बिहेवियर और भी परेशान कर देने वाला हो गया। उसने ब्रोडस फैमिली के 3 बच्चों का जिक्र किया। उसने उनके बारे में इस तरह लिखा जैसे वो उन्हें रोज देखता हो। फिर उसने लिखा, मैं खुश हूँ कि तुम यंग ब्लड लेकर आए हो। यंग ब्लड, ये 2 अल्फाज डेरेक और मरिया को सबसे ज्यादा डरा गए। क्या ये सिर्फ एक अजीब एक्सप्रेशन था या इसके पीछे कोई और मतलब छुपा हुआ था? आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेटर में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गईं जो सिर्फ वही शख्स जानता हो सकता था जिसने घर को करीब से देखा हो। उसने लिखा कि कौन से कमरे उसे पसंद हैं, किस तरफ की खिड़कियां अच्छी हैं, और घर के कुछ हिस्सों का इतनी डिटेल से जिक्र किया कि इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए। ये सब देखकर पुलिस के जहन में एक नया सवाल पैदा हुआ। क्या वॉचर कभी इस घर के अंदर रह चुका था, या वो आसपास के किसी घर से हर वक्त 657 बुलेवार्ड पर नजर रखता? अब डेरेक और मरिया को यकीन हो चुका था कि बच्चों को इस घर में ले जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना पुराना घर कुछ अरसे तक नहीं छोड़ा।
नया घर खाली पड़ा रहा। हर गुजरता दिन उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन बन रहा था। एक तरफ फाइनेंशियल परेशानी, दूसरी तरफ रेनोवेशन और तीसरी तरफ वो खौफ कि कोई उन्हें देख रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो चल रही थी, इसलिए ब्रॉडस फैमिली ने अपने पैसों से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। उसका पहला काम था पूरी स्ट्रीट का बैकग्राउंड चेक करना। कौन कितने सालों से यहाँ रहता है, किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसने पहले इस घर में दिलचस्पी दिखाई थी। हर पड़ोसी का नाम लिस्ट में शामिल किया गया। हर फैमिली का बैकग्राउंड चेक हुआ, लेकिन किसी के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नजर नहीं आया। जैसे जिस शख्स को वो ढूंढ रहे थे वो जानबूझकर हर निशान मिटा रहा हो। फिर कुछ अरसे बाद तीसरा लेटर भी आ गया। अब तक डेरेक और मारिया की नींदें उड़ चुकी थी। इस बार लेटर और भी ज्यादा अजीब था। उसमें लिखा था, तुम कहाँ चले गए? 657 बुलेवार्ड तुम्हें याद कर रहा है। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। ये अल्फाज पढ़कर ऐसा लगता था जैसे लेटर लिखने वाला सिर्फ घर का दीवाना नहीं, बल्कि उसके साथ किसी अजीब जहनी लगाव का शिकार था। उसके लिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, जैसे ये उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, और वो किसी भी कीमत पर इस घर को नहीं छोड़ना चाहता था। इसी तीसरे लेटर के बाद पुलिस ने माना कि ये आम हरासमेंट का केस नहीं रहा। अब ये एक सीरियस स्टॉकिंग इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, हर लेटर बिना किसी फिंगरप्रिंट के मिलता था। डीएनए का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिला, और हर बार द वॉचर पुलिस से एक कदम आगे नजर आता। क्या वो कोई पड़ोसी था, कोई पुराना मालिक, या कोई ऐसा शख्स जिस पर किसी का कभी शक गया ही नहीं? तीसरे लेटर मिलने के बाद पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई आम प्रैंक नहीं है। लेटर भेजने वाला शख्स सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो ब्रॉडस फैमिली की हर एक्टिविटी पर नजर रखा हुआ था। अब इन्वेस्टिगेशन का सर्कल और भी बड़ा कर दिया गया। पुलिस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर द वॉचर कौन था। पुलिस ने 657 बुलेवार्ड के आसपास रहने वाले तकरीबन हर पड़ोसी से बात की। हर घर के बैकग्राउंड चेक हुआ, हर रेजिडेंट की रूटीन देखी गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये जानने की कोशिश की कि कौन ऐसा हो सकता है जो बिना किसी को शक हुए इस घर पर नजर रख सकता हो। लेकिन याद रखिए, इसमें से किसी पर भी कभी जुर्म साबित नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स का पहला फोकस एक ऐसे पड़ोसी पर गया जो अपने बुजुर्ग वालिदैन के साथ करीब ही रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक उसका रवैया कभी कभी अजीब होता था। वो अक्सर अकेला रहता, कभी कभी रात को इधर उधर घूमता नजर आता। उसके घर वालों ने बताया कि वो कई बार मशहूर नॉवेल्स के डायलॉग्स या कैरेक्टर की बातें करता था। पुलिस ने उसका इंटरव्यू भी लिया, उसकी हैंडराइटिंग कंपेयर की गई, उसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखी गईं, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल सका जो उसे लेटर से जोड़ सके। डीएनए भी मैच नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने ये पॉसिबिलिटी भी देखी कि कहीं लेटर लिखने वाला कोई पुराना ऑनर तो नहीं था। 657 बुलेवार्ड 100 साल से भी ज्यादा पुराना घर था। इस दौरान कई फैमिलीज इसमें रह चुकी थी। पुलिस ने उन सब का रिकॉर्ड देखा। पुराने ऑनर से भी बात की गई। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसे लेटर्स मिले थे। हैरत की बात ये थी कि एक पुराने मालिक ने बताया कि घर बेचने से कुछ दिन पहले उन्हें भी एक अजीब लेटर मिला था, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अहम थी। इसका मतलब था कि वॉचर का सिलसिला ब्रॉडस फैमिली के आने से पहले ही शुरू हो चुका था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एनवलप्स और स्टैम्प्स से डीएनए हासिल करने की कोशिश की। कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल मिला, लेकिन सैंपल इतना मुकम्मल नहीं था कि किसी शख्स की पहचान की जा सके।
رپورٹس کے مطابق جو ڈی این اے ملا وہ انویلپ کو سیل کرنے والے حصوں سے نکلا تھا اور اس سے صرف اتنا اندازہ لگایا گیا کہ سیمپل ایک عورت کا ہو سکتا ہے، لیکن انویسٹیگیٹرز نے خود کہا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لیٹر لکھنے والی بھی وہی تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے انویلپ سیل کیا ہو۔ یعنی انویسٹیگیشن ایک بار پھر اندھیرے میں چلی گئی۔ پولیس نے گھر کا پورا انسپیکشن کیا، بیسمنٹ، ایٹک، ہڈن اسپیسز، پرانی پائپس، وینٹیلیشن، والز، سب کچھ چیک کیا گیا۔ کوئی سیکریٹ روم نہیں ملا، کوئی ہڈن ٹنل نہیں ملی، نہ ہی کوئی زبردستی گھسنے کے نشان ملے۔ لیکن پھر سوال وہی تھا، اگر کوئی گھر کے اندر نہیں آیا تو اسے گھر کی اتنی ڈیٹیلز کیسے پتا تھی؟ اس دوران ڈیریک اور ماریا کی فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہونے لگی۔ ایک طرف لاکھوں ڈالر کا قرضہ، دوسری طرف وہ گھر جس میں وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، تیسری طرف سیکیورٹی کے خرچے، پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کی فیس، لائرز اور روز کا اسٹریس۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے گھر کو رینٹ پر دینے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی کرایہ دار کو بھی نئے لیٹرز ملنے کی خبر سامنے آئی تو ڈر اور بڑھ گیا۔ اب صرف براڈس فیملی ہی نہیں، جو بھی اس گھر کے قریب آتا وہ بے چین ہو جاتا۔ آخر ایک دن یہ کہانی میڈیا تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی نیوز پیپرز اور ٹی وی چینلز نے اس کیس کو اٹھایا، پورے امریکہ میں صرف ایک ہی نام کا چرچا ہونے لگا، دی واچر۔ جرنلسٹ روز ویسٹ فیلڈ پہنچنے لگے، ٹی وی وینس گلی میں کھڑی رہتی تھیں، لوگ صرف اس گھر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ لیکن جتنی زیادہ پبلسٹی ملی اتنی ہی زیادہ تھیوریز بھی پیدا ہو گئیں۔ کسی نے کہا یہ کوئی پاگل پڑوسی ہے، کسی نے کہا یہ پرانے مالک کا بدلہ ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شاید پوری کہانی خود براڈس فیملی نے پبلسٹی یا فائنینشیل فائدے کے لیے بنائی ہو۔ پولیس نے اس تھیوری کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، لیکن انہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو اس بات کو ثابت کر سکے۔ کیس پہلے سے بھی زیادہ الجھتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف ایک ہی بات صاف ہوتی جا رہی تھی، واچر بہت ہوشیار تھا۔ وہ پولیس کے ہر چال سے ایک قدم آگے چل رہا تھا، اور شاید وہ اب بھی کہیں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب مہینوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ کوئی مضبوط ثبوت نہیں لگا تو براڈس فیملی کو احساس ہو گیا کہ شاید انہیں کبھی انصاف نہ مل سکے۔ لیکن ان کی مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ڈیریک اور ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے، لیکن ایک بڑی لیگل پرابلم سامنے آ گئی۔ اگر وہ گھر کسی نئے بائر کو بیچتے تو کیا انہیں واچر کے لیٹرز کے بارے میں بتانا ضروری تھا؟ لا کے مطابق کئی جگہوں پر سیلر کو پراپرٹی سے جڑی ایسی اہم معلومات بتانی پڑتی ہے جو بائر کے فیصلے کو متاثر کر سکتی ہو۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس گھر کو عجیب دھمکی بھرے لیٹرز مل چکے ہیں تو کئی انٹرسٹڈ بائرز پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگ گھر دیکھنے آئے لیکن کہانی سنتے ہی چلے گئے۔ ایک سپنوں کا گھر اب کسی کے لیے بھی خریدنے لائق نہیں لگ رہا تھا۔ براڈس فیملی نے ان لوگوں کے خلاف بھی لیگل ایکشنز لینے کی کوشش کی جن سے انہوں نے گھر خریدا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پچھلے آنرز کو پہلے سے کچھ پتا تھا تو انہوں نے سیل سے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن کورٹ میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ پچھلے آنرز کو اس وقت کسی سیریس تھریٹ کا علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے براڈس فیملی کو وہ لیڈ نہیں ملا جس کی انہیں امید تھی۔ کئی سالوں تک 657 بلیورڈ خبروں کا حصہ بنا رہا۔ آخر کار براڈس فیملی نے اس پراپرٹی کو اس قیمت سے کم میں بیچ دیا جتنی میں انہوں نے اسے خریدا تھا۔ یعنی اس کیس نے انہیں صرف ذہنی تکلیف ہی نہیں دی بلکہ ان کا بہت بڑا فائنینشیل نقصان بھی ہوا۔ سب سے بڑا سوال، اتنی ساری انویسٹیگیشن، فورینسک انالیسس، پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز، ڈی این اے ٹیسٹنگ، پولیس انٹرویوز، میڈیا پریشر، ان سب کے باوجود آج تک کسی شخص کو دی واچر کے طور پر چارج یا کنوکٹ نہیں کیا گیا۔ یہ کیس آج بھی آفیشلی انسالوڈ مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ
امریکہ کے سب سے مشہور انسالوڈ مسٹری کیسز میں شامل ہے۔ اس کیس کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ اس پر بعد میں ایک مشہور ٹی وی سیریز بھی بنائی گئی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹی وی کے مطابق میں کئی نئے کریکٹرز، ڈراماٹک سینز اور فکشنل ٹویسٹ شامل کیے گئے۔ اس لیے اگر آپ نے سیریز دیکھی ہے تو یاد رکھیے کہ اس میں دکھائی گئی ہر بات اصل واقعات کا حصہ نہیں تھی۔ حقیقی کیس کا سب سے ڈراؤنا پہلو یہ تھا کہ اصل زندگی میں کوئی مانسٹر نظر نہیں آیا، بس لیٹرز آتے رہے اور ایک انجان انسان کا سایہ ہر وقت محسوس ہوتا رہا۔ شاید اسی وجہ سے یہ کہانی اتنی خوفناک لگتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی جو چیز نظر نہیں آتی وہ سب سے زیادہ ڈرا دیتی ہے۔ تو گائس، کیسا لگا آپ کو یہ کیس؟ یہ اسٹوری کیسی لگی آپ کو سن کر؟ یہ ایک ریئل لائف اسٹوری ہے اور اس پہ ایک نیٹ فلکس کی سیریز بھی بنائی گئی ہے۔ وہ میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کی تھی کہ کہاں پہ سیریز بنائی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، اگر نہیں دیکھی تو دیکھیے گا کہ مزہ آئے گا دیکھنے میں بھی آپ لوگوں کو۔ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آخر کیا ہوا ہوگا، کون ہوگا وہ شخص جو ان پر اس طرح سے نظر رکھتا تھا اور کس طرح رکھتا تھا، کہاں سے ان کو دیکھتا تھا، ان کی ہر ایک ایکٹیویٹی پہ اس کو کس طرح سے پتا تھا، بچوں کے بارے میں یا جو بھی۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔